बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और मोहम्मद निशात साहब सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। खबर यह है कि एहतजाज में नाकामी, मुज़ाकरात के खात्मे और बैकडोर राबतों में पेशरफ्त न होने के बाद अब एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए कमर कस ली है और बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी की है कि अपोजिशन इत्तेहाद को भी मुतहर्रिक किया जाए। मगर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि खुद तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने पर पार्टी दो धड़ों में मुनक़सिम है, तो सियासी रहनुमा शेर अफजल मरवत के हक में जबकि वकील रहनुमा उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। और 2 दिन पहले तो वडियाला जेल के बाहर हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब और शुएब शाहीन भी दस्तों गिरबां हुए। आज पीटीआई की लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जुडिशरी से मुतालबा किया है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस को जल्द सुना जाए। दूसरी जानिब 20 साल के बाद आज वर्ल्ड बैंक का आला सतही वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है। वफ्द पाकिस्तान में मौशी तरक्की के मंसूबों और सरमायाकारी के जायजे के लिए आया है। आलमी बैंक ने हालिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी होनी है। चंद हफ्तों के बाद IMF के जायजा मिशन ने भी $1.5 अरब की किस्त के लिए पाकिस्तान आना है। तो सरमायाकारी के वादे भी हो रहे हैं और कर्ज पर कर्ज भी हम लिए जा रहे हैं। मगर सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है कि आखिर मईशत की बेहतरी के लिए हम कब इस्लाहात करेंगे, कब तक कर्जों के सहारे मुल्क चलेगा। एक तरफ मईशत कर्जों पर है तो दूसरी जानिब हमारी अशराफिया ने अपनी ही तनख्वाहों में भारी भरकम इजाफे कर लिए हैं। पहले पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली ने अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया, फिर कौमी असम्बली के अरकान ने और आज तो सेनेटर्स ने भी अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लिया। चले इनके पास तो मर्जी के बिल बनाने और इसे मंजूर करने का इख्तियार है, मगर नेपरा के चेयरमैन और मेंबरान ने काबीना की मंजूरी के बगैर ही खुद अपनी तनख्वाहों में लाखों का इजाफा कर लिया है। एक तरफ अवाम महंगाई के अजाब से तड़प रहे हैं तो दूसरी जानिब अशराफिया अयाशियां कर रही हैं। क्या यही है हमारा निज़ाम? ये सब तो जरूर जानेंगे, मगर सबसे पहले तरह मुल्क का सियासी मंजरनामा जो है वो आपके सामने रखते हैं। हम स्टार्टिंग विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जिन्होंने एक बार फिर से ईद के बाद जो है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का बाकायदा तौर पर जो है वो ठान ली है। बानी पीटीआई ने कहा है कि आप तमाम लोगों को इकट्ठा करें और उनको लेकर चलें। रिजवान रज़ी साहब, फ्रूटफुल नताइज आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि रमजान का महीना है, जाहिर सी बात है कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी, उससे पहले और रमजान के अंदर भी जोड़ तोड़ करने की कोशिश की जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि रमजान के बाद जो स्पेल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलॉन्ग विद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस कितना फ्रूटफुल होगा? देखिए, पहले तो हम इस बात को देख लें कि वो अलायंस जो है वो किस शराइत के ऊपर बनने जा रहा है। जी। पिछले दिनों इस्लामाबाद या पिंडी में एक फार्म हाउस के ऊपर मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब उस मुलाकात में थे, पीटीआई की क़यादत भी थी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा गया कि वो कंटेनर पे चढ़ें और एहतजाज की सड़क गरमाएं। मैं वो फिक्रा जो है वो एग्जैक्टली के सड़क गरमाएं। तो मौलाना ने कहा कि इसका मुझे कितने नवाफिल का सवाब होगा। मतलब ये पीटीआई की तरफ से मुतालबा था उनसे। हाँ, तो उन मौलाना ने आगे से पीटीआई को जवाब दिया कि मुझे कितने नवाफिल का सवाब होगा। तो उन्हें कहा गया कि आप फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि आप वैसे भी अली अमीन गंडापुर साहब से निजात पाने की तो कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश है कि आइंदा केपीके के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हो उसकी नामजदगी का अख्तियार मौलाना को दे दिया जाए। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी ये तो हम बानी पीटीआई से पूछ के ही बता सकते हैं। तो मौलाना ने कहा कि उठिए फिर चलते हैं, क्योंकि आप अगर मैंडेट ही नहीं लेके आए तो फिर मुज़ाकरात काहे के। तो वो फिर उनको बिठाया गया, तो कहा गया जी कोई और ऑप्शन। उन्होंने कहा जी और ऑप्शन हो सकता है, किसी और ने कहा दरमियान में कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान साहब को नामजद कर दें, यानी कि उमर अयूब साहब अपने ओहदे को छोड़ दें। तो इसके ऊपर फिर वहीं पे ये कहा गया कि देखिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन का मतलब सिर्फ लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं होगा, बल्कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी भी होगा। ठीक है। फिर वहीं पे एक और साहब ने कहा कि जनाब अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नामजदगी होनी है जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन का अहम रोल होना है। तो इसका मतलब है कि ये भी आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को दे दें। ठीक है। तो ये सारी बातें देने की, तो इस पे फिर ये इजलास इस वजह से मुलतवी हो गया कि जी हम बानी पीटीआई से मिलेंगे और मिल के जो है वो फिर आपको इसके बारे में कोई फीडबैक देंगे। ठीक है। अच्छा, बानी पीटीआई को उन्होंने मिलना नहीं, अभी आप ही के पास हूँ। मैं इधर जरा एक मिनट, मैं ये सेक्शन जरा आपके साथ कंप्लीट करना चाह रही हूँ। मुझे ये बताइएगा
एक तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है परवेज खटक साहब के साथ, तो कहीं ना कहीं परवेज खटक साहब वाला फैक्टर जो है वो भी एक्टिव हो चुका है। दूसरी तरफ सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने पिछले कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ हमारा बहुत सी बातों पर इत्तेफाक हो चुका है, बस अब चंद चीजें रह गई हैं कि जिनको हमने कंप्लीट करना है। और खबर ये भी निकली है कि मौलाना चाह ये रहे हैं कि जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस हो उसकी कमांड या उसकी कमान उनके हाथों में सौंप दी जाए। तो आपको माइनस मौलाना ये तहरीक चलती हुई नजर आएगी अगर परवेज खटक वाला जो है वो चैनल ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, या फिर मौलाना विद ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस? देखिए, माइनस मौलाना तो अचकजई साहब की क़यादत के अंदर पहले तहरीक चलाने की कोशिश हो चुकी हुई है ना। तो मुझे ये लगता है कि आज की जो एडजर्नमेंट लंबी हुई है मुकदमे की, जाहिर है कि वो मुकदमे की समाअत के दौरान भी मुलाकात हो जाती है ना बहुत सारे जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कल एक मुलाकात होगी, सलमान अकरम रज़ा साहब 4 वकला समेत मिलेंगे। हाँ, तो अब अगर ये जो मुलाकात प्रलॉन्ग की गई है या जो समाअत प्रलॉन्ग की गई है, ये शायद उस मुतवक्को मुलाकात को रोकने के लिए की गई हो। अच्छा, ठीक, मतलब एक उसका साइड या एक पहलू ये भी हो सकता है। और माइनस मौलाना जो है वो पहले कोशिश कर चुकी है पीटीआई, नताइज नहीं निकले। ठीक, अच्छा, माइनस मौलाना तो नताइज नहीं निकले, लेकिन मैंने इब्तिदाई में कहा था कि पीटीआई के अंदरूनी मामला जो है वो भी खासे गर्म हो गए। अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकालने पर तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त 2 हिस्सों में बटी हुई है। फिर फवाद चौधरी साहब ने जो एक्शन दिया शोहेब शाहीन साहब वाले मामले पर, उसमें भी उनके अपने भाई जो हैं फैसल चौधरी साहब, उनका भी एक सख्त बयान जो है थोड़ी देर पहले सामने आया। उन्होंने कहा मैं तो पहले परेशान हूं, जो बानी पीटीआई के साथ चल रहा है, केसेस जो हैं उनको आगे डेट्स दी जा रही हैं। अब फवाद चौधरी साहब वाला और मामला है, लेकिन मैं फिर भी फवाद चौधरी साहब वाले मामले पर जो है उनका मतलब वो पार्टी के साथ ही चलेंगे। और फिर पार्टी की जो सियासी कमेटी है उसने कुछ से देर पहले एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारी मुकम्मल हिमायत जो है वो शोएब शाहीन के साथ है, फवाद चौधरी साहब जो है उनकी पार्टी में इस वक्त कोई हैसियत नहीं है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मतलब अंदर तो खुद बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है अभी। आप बहुत शुक्रिया। एक तो वो चीजें हैं जो हम यहाँ पर दिखाई देती हैं, लीडरान के बयान से सुनाई देती हैं, कुछ चीजें पसे पर्दा भी होती हैं। अच्छा, देखिए, फवाद चौधरी बहुत कोशिश कर रहे हैं फैसल के जरिए और जराए के जरिए, सलमान अकरम राजा के जरिए कि वो पार्टी के अंदर आए और उसी तरह का रोल प्ले करें जिस तरह वो पहले किया करते थे। और उनसे खाइफ क्यों हैं लोग? वो इस वजह से कि क्योंकि जब वो पार्टी में गुज़श्ता थे, उनके पास ओहदा था, तो उन्होंने डोमिनेट किया और वो पार्टी में एक कलीदी किरदार भी अदा करते रहे, उनकी हैसियत भी थी। दूसरी बात, एक ये बड़ा अजीब बात होगी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अपना पंजाबी और पख्तून वाला मामला है ना, ये बड़ा खतरनाक है। अच्छा, कि फवाद जी शेर अफजल मरवत साहब वाला मामला देख लीजिए कि वो पख्तून है, इसलिए शायद उनको पार्टी से निकाला गया है। लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात पर भी गौर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर शेर अफजल मरवत साहब की बानी पीटीआई से मुलाकात होती है और बानी पीटीआई उन्हें रिजाइन करने के लिए कहते हैं, वो रिजाइन करेंगे। हाँ, क्योंकि वो अभी कौमी असेंबली की नशिस्त छोड़ने पर राजी भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि खुसर करने से मैं इनकी नशिस्त नहीं छोड़ूंगा, बानी पीटीआई मुझे मिलने के लिए बुलाते हैं, जाऊंगा और फिर ओहदा उन्हें इस्तीफा देकर आ जाऊंगा। हारिस नवाज साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। जरा आप देखिए ना, जब वो खुद ये बात कर रहे हैं कि अगर बानी पीटीआई उन्हें बुलाते हैं और डेफिनेटली अगर वो कहेंगे तो वो इस नशिस्त से भी रिजाइन दे देंगे। आप देखिए ना कि चलिए, आप रजी साहब ने कुछ हिस्सों पर तो इत्तेफाक किया कि मौलाना फजल रहमान के साथ पीटीआई के लेन देन पर गुफ्तगू हो रही है, क्या दिया जाता है, क्या लिया जाता है, ये अलग बात है। मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूँ ये बात कि आप देखिए कि मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान के बगैर, तो ये माजी का तजर्बा इनके सामने है, मौलाना फजल रहमान जब तक इनके साथ शामिल नहीं होंगे ये तहरीक जो है कामयाब नहीं होगी। बानी पीटीआई ने अपनी जमात के लोगों को कहा है कि आप जो पॉलिटिकल राब्ते हैं वो तेज कीजिए, आप मौलाना फजल रहमान साहब को कायल कीजिए और मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि वो हमारी तरफ आए। देखिए, अगर मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाते हैं, तहरीक को लीड करते हैं, तो फिर हालात मुख्तलिफ होंगे, फिर हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन सकती है ये तहरीक। अगर मौलाना फजल रहमान साहब किसी भी वजह से, देखिए सियासत में हर चीज को हर आखिर नहीं होती, मौलाना साहब के साथ इनके मुज़ाकरात लेन देन कामयाब होता है या मुमकिन नहीं होता, तो फिर उसके नतीजे में हालात मुख्तलिफ होंगे। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी के अंदर जो गुफ्तगू की जा रही है वो बड़ी अजीब है। और अच्छा, वो जो अजीब वाली गुफ्तगू है उसका न सिर्फ आपने मुझे हवाला देना है, बल्कि मुझे एक आपने मेरे सवाल का जवाब भी खबर की सूरत में दे दीजिएगा कि आपका अब तक की आपकी अपडेट क्या है। सर, कहा यह जा रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब ये एक स्टार्टिंग नोट है, बहुत से और कुछ रहनुमाओं को भी
पार्टी से निकाला जा सकता है? जैन कुरैशी साहब का भी नाम बीच में आया, लेकिन फिर कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब की फेस की वजह से उनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया, उनकी मतलब इनकी जो पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं उसको देखा गया। आपको लग रहा है आगे भी कुछ पत्ते झड़ सकते हैं पीटीआई के दरख्त से? जरा आप देखिए, इससे नुकसान पार्टी को होगा, क्योंकि जो बानी पीटीआई को मिलने के लिए जाते हैं, हाँ। और ऐसे लोगों का कि जो विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं, या उस वक्त जब जिन्होंने वोट के वक्त पोशीदा थे, लोग छुपे हुए थे, उन लोगों की बात करते हैं, तो देखिए इससे अब होगा क्या, आप पार्टी का नुकसान करेंगे। लेकिन ये लोग क्यों कर जाके बानी पीटीआई के कान में ये बात करते हैं, ताकि उनकी हैसियत बरकरार रहे, क्योंकि बानी पीटीआई सुनना ही शायद ये चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह आप पार्टी में अभी भी लोगों को निकालते चले जाएंगे, चलिए पोलिटिकल मूव तो शेर अफजल की मरवत की हद तक तो ठीक है, और आने वाले दिनों में उनके स्टेटमेंट से भी साबित हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टी के अंदर इस तरह की गुफ्तगू होगी कि ये पख्तून है, ये पंजाबी है, इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, तो उससे पार्टी को नुकसान होगा। अच्छा। और बानी पीटीआई को ये अब समझने की जरूरत है कि जो उनके कान में आकर बात करते हैं कि इन लोगों को निकाल दीजिएगा, देखिए आप निकालने से बेहतर है कि उनको जरा साइडलाइन कर दीजिए, जिस तरह आपने आलिया हमजा को ले आए जिन्होंने कुर्बानी दी, जिस तरह जुनैद अकबर को ले आए, आप उन लोगों को आगे लेके जो नजरियाती हैं, जो वोकल हैं, जो बात कर सकते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि प्लानिंग करें, हिकमत अमली करें, लेकिन जरा दानिशमंदी के साथ करें, बजाय इसके कि वो लोग जिन्होंने मीनवाइल अपना कुछ साथ दिया पिछले कुछ एहतजाजों के दौरान, अगर नहीं नताइज मिल सके और उनको भी निकाल दिया गया, तब नुकसान जो हैं वो जरा पार्टी को ज्यादा भुगतने होंगे। चलिए मुझे बैक टू बैक चीजों को जरा कंप्लीट करने में नौशाद साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, कि हर साहब आपके लिए मैंने एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा के रखा हुआ है। नौशाद साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो वो समात थी तोशाखाना 2 की, सर जी क्या वजह हुई, डिले हो गई? आगे पीछे जो इस सिलसिले में समातें होती रही हैं, 2-2 3-3 दिन के वक्फे से होती रही हैं, ये अलग ही हुआ। आज की समात को 27 फरवरी तक लेके जो था उसको डिले कर दिया गया, कुछ वजह खास आपको नजर आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको रज़ी साहब ने थोड़ा सा आइडिया तो दे दिया है, दिया था, लेकिन रहनुमाई में आपकी ऑन एयर लेना चाहती हूँ। मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा वो ऑफ द रेकॉर्ड बातें थी, ऑफ द रेकॉर्ड गुफ्तगू थी, अब जरा लाइवली बताइए, ऑन एयर हमें बताइए। नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि अल्टीमेटली ये सारी चीज जो जिसके बारे में गुफ्तगू होती है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर किसी एक पार्टी को ये वक्त चाहिए और वो उस दौरान कुछ मैनेज कर रही है, जिस तरह अभी ये सारी गुफ्तगू आप लोगों ने की है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ईद के बाद का वक्त समझ रही है कि उसने कोई तहरीक चलाने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए वो राब्ते करने की कोशिश कर रही है, और अगर उसके उसको काउंटर करने वाले हैं वो भी उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को डिजाइन कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, तो वो अपने अपने जहां जहां जिसके जो सिस्टम जिस तरह से बनाना चाहेंगे वो उस तरह से उसको रखने की कोशिश करेंगे ताकि उनके लिए आसानी हो। हाँ। 2-3 बातें बड़ी अहम हैं इस वक्त ज़रियाब। ये जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये बात समझने वाली है कि जो लड़ाइयां पीटीआई के अंदर नजर आ रही हैं इस वक्त, ये एक्चुअली अब सरफेस होना शुरू हुई हैं। फवाद चौधरी साहब के जो अग्रेसिवनेस है उसको समझने की जरूरत है। वो पूरा एक ग्रो लीड करते हैं जिनको पार्टी से छोड़ गए थे, यानी पार्टी को, वो सारे लोग वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो पार्टी के लिए कुर्बानियां दी थी वो ये समझते हैं कि वो पार्टी के अंदर उनको वापसी की जगह मिलनी चाहिए। लेकिन एक मिनट इस ग्रोह का आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगी कि कुछ नाम तो हमारे सामने रखें, आपकी इशारा किस तरफ है? क्योंकि आज मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी फैसल वावडा साहब की, उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत साहब तो मेरी पार्टी से है, और आपको पता है कि वावडा साहब की पार्टी कौन सी है, और फिर वावडा साहब उनमें से भी हैं जो कि पार्टी को छोड़कर गए हैं, और फवाद चौधरी साहब की वावडा साहब की दोस्ती यारी भी है। अगर आप इससे मुझे इस तरह से पूछेंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कौन सा रहनुमा है सर जो उस पार्टी का नहीं है? हाँ। कोई एक रहनुमा मुझे बताएं। वो जो बेचारे रहनुमा इस पार्टी के साथ उस तरह से नहीं थे, उनको तो बहुत पहले फारिग कर दिया गया था। इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा के आने तक वो जो है ना, वो आइडियोलॉजी जो रखते थे, नजरियात रखते थे, वो तो बेचारे आहिस्ता आहिस्ता छटते चले गए। चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो उनका एहतसाब कमीशन का चेयरमैन हो, चाहे वो कहीं का किसी सूबाई सदर हो या जनरल सेक्रेटरी। देखिए बात इंपॉर्टेंट है, जो जिस पार्टी को जिस एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, उन्होंने अपने लोग ये दूसरी पार्टियों से इधर उधर से पकड़ धकड़ के, कुछ मुशर्रफ की बाकियात थी जो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो लोग थोड़ा बहुत जिनको कोई फायदा हुआ था और जिनकी
नस्लें कुछ जो है वो सियासत में आ गई थी, वो लोग जो है वो जो बचे कुचे थे, जो काफ लीग से टूटे हुए थे, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ ऐसे लोग थे, पीपल्स पार्टी में थे, दीगर जमातों में, उन सबको इकट्ठा करके एक रूलिंग पार्टी जो है ना बनाई गई थी। और रूलिंग अलायंस जिस वक्त तश्कील दिया जाता है, फिर उसके बाद जब वो रूलिंग अलायंस जो है ना उसकी हालात खराब, कुछ कंपोनेंट्स वहां से, कुछ कंपोनेंट्स वहां थे। हमारे यहाँ नून लीग की तश्कील भी ऐसे हुई, हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी की तश्कील भी ऐसे हुई। अब आप देख लेना, कुछ लोग जो पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे वो अब नून लीग में, जो नून लीग वाले थे वो पीटीआई में, कुछ पीटीआई वाले जो है वो पीपल्स पार्टी में। तो हमारे यहाँ तो सियासतदान आपको पता है थोड़े मोड़े ही हैं, वो जिनको जरा थोड़ी डेंटिंग पेंडिंग और पॉलिश करके फिर एक नई पार्टी में डाल दिया जाता है। यकीनन ऐसे ही है ये, मैं इससे कोई इख्तलाफ नहीं करूंगा। ये कुछ जमातें जो हैं उसके अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो जब आप जमात के तौर पे अपने आप को सरवाइव करवाते हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक वक्त काटने के बाद अपने आप को बतौर सियासी जमात मनवाया, फिर मुस्लिम लीग नून ने मनवाया जब 2014 के बाद से ये जो सिस्टम शुरू हुआ इस मुल्क के अंदर, उन्होंने समहाउ सरवाइव किया। मुझे आज भी याद है 2018 से पहले, जो इंतखाबात से पहले जो हवा चल रही थी, जब कहा जा रहा था, आपको याद होगा कि कहा जाता था कि जी वो जब नवाज शरीफ को हटाया गया कि 52 एमएनए जो है वो उनका एक ग्रुप जो है वो टूट के चला जाएगा, वो पार्टी छोड़ जाएंगे, फिर सदारत पार्टी की ली गई, उन्होंने कहा जी अब तो ये बिखर जाएगी। तो उस सूरत के अंदर जो पार्टियां सरवाइव करती हैं वो फिर अपनी सियासी जो है ना वो इनिंग्स शुरू करती हैं। पीटीआई जो है वो अगरचे के असम्बलियों में मौजूद है, लेकिन उनकी तंजीम उस हद तक स्ट्रांग नहीं रही, जिसकी वजह से उन्हें अब ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ये तो आमिर रजा साहब आपको पंजाबी वर्सेस पख्तून की बात कर रहे थे, जो वकला और सियासी जमातों के दरमियान एक बड़ी जो मेजर लड़ाई इस वक्त चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो उसका बड़ा मेजर अहम रोल है। ये जो खुसर की बातें हैं, ये बेसिकली उन वकला के बारे में ही की जा रही हैं, जो वकला जो है वो बानी तहरीक इंसाफ के करीब हैं और उन्हें कुछ कहते हैं और वो बात मान लेते हैं। असल लड़ाई तो उनकी सेक्रेटरी जनरल के साथ है जो पीटीआई के हैं, और वो सामने नजर आ रहा है। और दूसरी बात, मैं एक और बात बता दूं कि अगर इस्तीफा ले लिया जाएगा शेर अफजल मरवत साहब से, तो ये याद रखिएगा, अगर वो उन्होंने पहले तो इस्तीफा देना नहीं, अगर दे देंगे फर्ज कीजिए, तो वो फिर इससे ज्यादा ताकत के साथ बाहर दोबारा वापस आएंगे, और ना सिर्फ वापस आएंगे बल्कि पूरा जो है वो बड़ा बना देंगे। मैंने बहुत दिनों पहले भी ये कहा था कि शेर अफजल मरवत साहब एक ऐसे सियासी मोहरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि जिसका ना तो होना पीटीआई अफोर्ड कर सकती है और उनका ना होना भी पीटीआई अफोर्ड नहीं कर सकती। वो कहते हैं ना कि गले की हड्डी या गले का नवाला बन जाना, ना निगलने वाला ना उगलने वाला। एनीवेज ब्रिगेडियर साहब, अब बानी पीटीआई के मामले में हम रोजाना बात करते हैं, चाहे वो इस वक्त सियासत में अमली तौर पर उस तरीके से नहीं है किसी ओहदे पर, लेकिन जेल में रहकर भी कहीं ना कहीं वो हर सू रेलिवेंट है इस वक्त, ठीक? क्योंकि हमने देखा है कि जब भी एक साबिक वज़ीर आज़म इक़्तिदार से पीछे हो जाता है या हट जाता है, तो 4-5 सालों की खामोशी या 3 से 4 साल ये हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर रहती है। और इसका हमने एक प्रूफ देखा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म और उनके सदूर के हैसियत में भी, और फिर उसके साथ साथ हमने नून लीग का भी देखा। मैं स्पेसिफिकली कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब से बात करना चाह रही हूँ। उनकी आज एक मीटिंग हुई लाहौर में और काफ़ी लोगों से जो मेल मुलाकातें भी हुई, वही सियासी मुखालिफिन पर बातचीत जिसकी खबर भी बनी, हेडलाइंस भी चली। लेकिन सर, जो अब कायद मुस्लिम लीग नून जो भी बातें करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, आपको लगता है कि आज की सियासी मंजरनामे में साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वक्त के हुक्मरान जमात के पार्टी कायद का बयान या फिर अपने सियासी मुखालिफान की सियासत पर जो तनकीद है, उसकी कोई अहमियत है, उसकी कोई वक़्त है, वो कहीं पे स्टैंड आउट कर रहे हैं? सर देखें, दरिया बात यह है कि जो इनके ये नवाज शरीफ जो हैं, मियां नवाज शरीफ जी उनकी इस वक्त ज़ाहिर वोट उनका बैंक है। एक्चुअली ही एंजॉयज अथॉरिटी वट एवर मुस्लिम लीग जितने भी मेंबर्स हैं या उनके वोटर्स हैं। मियां शहबाज शरीफ अभी भी डिस्पाइट द प्राइम मिनिस्टर, बट देन ही डिपेंडेंट ऑन नवाज शरीफ की सपोर्ट के ऊपर, उसके बगैर वो नहीं चल सकती, ये तो इस पर कोई डाउट नहीं है। इसलिए वट एवर इट सेज पार्टी में कम अज़ कम उससे ज़रूर अमल होता है और उसके बाद उसको सुनते भी हैं। बट रेलेवेंट वही बात होगी शहबाज शरीफ साहब करेंगे बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, और ज़ाहिर है कि उनकी जो बेटी है नवाज शरीफ की, वो चीफ मिनिस्टर, उनकी उस वजह से अहमियत रह जाती है। लेकिन एक दो बातें मैं आपको ये बताना चाहिए। देखें, बात ये इस वक्त पीटीआई को क्या शेर अब्दुल मरवत की तरह की या फवाद चौधरी के या कोई और इशूज़ में पढ़ने की ज़रूरत है, या इस वक्त पार्टी को जोड़ने की ज़रूरत है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त अगर आपके इमरान इस्माइल की बात कर लें, अली ज़ैदी की बात कर लें,
फवाद हसन की बात कर लेना, दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन पीटीआई। बात ये कि इस वक्त ये सब अल्टीमेटली दे आर वेटिंग है, जहाँ फवाद हसन की एंट्री हुई वहाँ पर ये भी दरम्यान में ज़रूर आगे आएंगे और कोशिश करेंगे, और पार्टी लोग इनको एक्सेप्ट इसलिए करेंगे कि ये पुराने लीडर हैं लेकिन नाराज़ हैं इनसे लोग। ये एक नंबर 2 बात यह कि आप इस वक्त जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर को आपने पार्टी से वो सदरात से हटा दिया, फिर अब्दुल की बात हो गई, फिर फवाद चौधरी की बात हो रही है, इससे पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान इसलिए हो रहा है कि आपके सामने बानी पीटी जेल में है, बाकी लॉयर्स का अपना ग्रुप बना हुआ है, बुशरा बीबी का एक अपना सेटअप चल रहा है, अलीमा सिस्टर्स का अपना चल रहा है, और पॉलिटिकल पार्टीज का अपना चल रहा है। ये एक बड़ा सख्त नुकसान पार्टी को हो रहा है। दे आर नॉट ऑन वन ग्रिड, दे आर ऑल पुलिंग द लेग्स एंड दे वांट टू कैश देयर ओन प्रेजेंस और अपनी इंपॉर्टेंस बनाना चाह रहे हैं। जो जाता है बानी पीटी के बाद वहाँ जाके वो अपनी एक दुकान चमका के आ जाता है, और वो सोचे समझे फैसला कर देते हैं। ना प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ये इमरान खान देखें ना एज ए प्राइम मिनिस्टर कामयाब नहीं थे। कामयाब इसलिए नहीं थे कि उसका प्रोग्रेस देखें ना, क्या काम किए हैं। ये तो उसके बाद पीएमएलएन ने इनको हटाया, उससे नैरेटिव बिल्ड हुआ और वो एक लीडर बन गए, फिर भी उसको वो कैश भी नहीं कर सके। आपको याद हो कि 25 अप्रैल को जब पेशावर में ये मार्च के लिए निकल रहे थे, इनको बड़ा पैगाम दिया गया, आप 2 दिन वेट कर लें और आपके वो मेरे ख्याल नवाज शरीफ भी तैयार होते कि हम दोबारा री इलेक्शन करा दें। ही मूव्ड ऑन एंड ही लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद फिर आपके साथ इन्होंने कन्फ्रंटेशन शुरू कर दी, 9 पे हो गया। उससे क्या नुकसान हुआ, और अभी 26 नवंबर को रही से कसर निकाल दी, जिस वक्त इन्होंने बुशरा बीबी डी चौक पहुंच गई, अली अमन गुंडा कुछ चाह रहे थे, बाकी पार्टी लीडर कुछ और चाह रहे थे, कोई कहीं जाना चाह रहे। तो इससे पार्टी के कारकुन जो है ना वो अब इस वक्त परेशान है कि ओवर एग्जॉस्ट हो गए। आपने उनको कितना नुकसान किया, उनकी प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें आप देखें। तो अभी इस वक्त ये जो महीना आ रहा है इसमें इनको कंसोलिडेट करनी चाहिए पार्टी को। पार्टी रैन में बैठ के एक लाएमल बनाए, जोड़े, उसके बाद कोई फैसला करें। इस तरह हर महीने कॉल दे देना और उसके बाद फिर नुकसान हो जाना, आई थिंक इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द पार्टी। आई विश कि यहाँ पे कोई पार्टी का मेंबर होता जो कि काउंटर एनालिसिस आपकी गुफ्तगू के ऊपर दे सकता, लेकिन मैं आपको इंटरप्ट मैंने इसलिए नहीं किया आपके सारे तज्जिए के दौरान, क्योंकि जब मैंने सवाल का आगाज किया था तो मैंने कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से किया था, और मेरे इस सवाल के तज्जिए का 90% हिस्सा सर आपने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अपनी गुफ्तगू रखी। बानी पीटीआई के इससे जाके कौन मिलता कौन नहीं मिलता, तो उससे भी एक तरीके से यूं कह लीजिए कि एक नक्शा मेरे सामने आ चुका है कि इस वक्त सियासी मंजरनामे पर रेलिवेंट कौन है और कौन नहीं। एनीवे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की 20 साल बाद पाकिस्तान आबाद हुई है और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $40 अरब की सरमायाकारी होगी। और इस लिहाज से हम ये भी देखेंगे कि कहा यह जा रहा है कि सेहत के मामलात पर, तालीम के मामलात पर और इस तरह के दीगर कुछ अहम ऐसे हैं, तरक्की जो है नौजवान और दीगर समाजी शोबों में मुख्तलिफ मंसूबों का जो है वो एक नया बाब खुलेगा। ये आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो थी खुशखबरी वो आवाम के लिए थी, जिसका मैं अभी आपके सामने भी बरवला इजहार कर रही हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये कि इसका कच्चा चटा तो तभी खुल जाएगा कि जब पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो अपना नया आने वाला बजट पेश करेगी, क्योंकि जब भी बजट के हवाले से हम देखते हैं कि तखमीना लगाया जाता है या कुछ रकम मुख्तस की जाती है, तो वाहिद एक मतलब 3 ऐसे कॉम्पोनेंट्स, जिसमें सेहत का फैक्टर है, जिसमें तालीम का फैक्टर है, और नौजवानों के हवाले से जो मामलात या जहां पर मंसूबा साजी होनी चाहिए वो एक दीगर कंपोनेंट्स होते हैं कि हम कहते हैं कि यहां पर जो पैसे हैं वो सबसे ज्यादा रखे जाने चाहिए। रज़ी साहब से मैं जरा ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ अपडेट लेती, मैं चाह रही हूं कि जरा उन्हीं से आगाज कर लेती हूं। रज़ी साहब, कितनी अहमियत है इस वक्त की, इस दौरे की, और ये जो मिलने वाले पैसे हैं उनकी? देखिए, इसी प्रोग्राम में मैंने उस वाली चेयर पे बैठ के आपको तकरीबन 1.5 माह कबल इस दौरे की और इस प्रोग्राम की खबर दी थी, और मेरा ख्याल उस वक्त तक मीडिया पे नहीं आई थी। एक रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक की प्रेस रिलीज उसकी वेबसाइट के ऊपर जारी हुई थी, हमने उस दिन अपने नाजरीन से शेयर किया था। बुनियादी तौर पे 2002 के बाद वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं किया। अच्छा। और उसकी वजह वहां पे इंडियन लॉबी की डोमिनेंस रही है, और पाकिस्तान की तरफ से इस महाज के ऊपर मुसलसल नजरअंदाज किया जाना कि कोई कॉम्पिटेंट बंदा वहां पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए नामजद नहीं किया जाता रहा, और भर्ती के लोग जो थे वो अपना पोस्ट रिटायरमेंट 2 साल या 3 साल गुजारने के लिए चले जाते थे। ये अभी रिसेंटली
एक साहब गए थे और उन्होंने वहां पे जाके पाकिस्तान का केस प्लीड किया। पाकिस्तान को इस वक्त लम्हा मौजूद में जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन $8 अरब सालाना कमी का सामना है। IMF भी जब हमारे प्रोग्राम दे रहा था तो वो यही कह रहा था कि भाईजान ये $8 अरब का जो गैप है आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान, ये आप कैसे पूरा करेंगे। ठीक है। तो हमने ये पेश किया कि जी $4 अरब सो इधर से आ जाएगा। सही। और $4 अरब वर्थ की हम एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। जिस तरह आज हमने एक रिपोर्ट जारी की है कि पिछले माह जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं, उनमें $1,77 का इजाफा हुआ है जनवरी 2024 तो हो गया $2.25 करोड़। मतलब कि $2.25 अरब। हाँ, सॉरी, $2.25 अरब। हाँ। अच्छा, अब आ जाइए इसके ऊपर। ये जो प्रोग्राम आ रहा है ये ऐसे इश्यूज के ऊपर आ रहा है जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल नहीं है। अच्छा। मतलब इसके अंदर जैसे बच्चों को स्कूल के अंदर दूध फराहम करना ताकि उनकी एक मिनट, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, मुझे जरा बड़ी क्लैरिटी और जरा क्विक रखिएगा सर। ये जो भी पैसा आ रहा है पूरे पाकिस्तान में आएगा, चले वो उसका मतलब पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी इसको खर्चा जा सकता है या फिर कुछ स्पेसिफिक ऐसे मामलात हैं कि जिनके ऊपर इनकी रकम को खर्च किया जाएगा? देखिए, ये जो रकम, ये जो वर्ल्ड बैंक हमारे साथ कमिट कर रहा है, ये प्योरली बलूचिस्तान और KPK का वो इलाका, डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान, जहां पे बच्चे इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। खवातीन जो हैं उनके हकूक उस तरह अदा नहीं किए जा पा रहे जिस तरह के हमारे चीफ साहब ने भी कल एक खिताब करते हुए कहा। अब वो अदा नहीं किए जा रहे। उन इलाकों को टारगेट किया जाएगा कि उनको भी डेवलप करके बाकी पाकिस्तान के बराबर लाए। चले, पॉइंट आपका आगे। मैं आपकी गुफ्तगू ये 10 साल का प्रोजेक्ट है। हर साल $4 अरब मिलेगा और ये पार्लियामेंट से अप्रूवल होगी इसकी और तमाम पार्टीज को इसके ऊपर ऑन बोर्ड लिया जाएगा कि कोई इसको सस्पेंड नहीं करेगा 10 साल तक। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अब जरा तवज्जो आपकी मैं यहाँ पर ये चाहूंगी कि बलूचिस्तान और KPK का खास जो है वो नाम लिया अभी रिजवान रज़ी साहब ने और तमाम पार्टियों से भी इस सिलसिले में बातचीत की जाएगी। तो सर, जब एक यूं कह लीजिए कि एक जोन मुख्तस किया गया है बलूचिस्तान का और KP का, तो हम ओवरऑल इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में? और दूसरा एक और सवाल ले लीजिएगा साथ ही मेरा कि सर, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी इदारे जो हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना होने का शिकवा करते हैं पाकिस्तान में। यूरोपियन यूनियन जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जुडिशरी के मामलात है उनके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करती है। IMF का जो टेक्निकल वफ्द है वो ये कह चुका है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की पाकिस्तान में बेहद जरूरत है। फिर जो IMF का जो मॉनिटरिंग डेलीगेशन है वो ये कहता है कि गवर्नेंस का यहाँ पर फुकदान है। इतने जब सारे मामलात हैं तो फिर आलमी बैंक आए या एशियाई तरक्याती बैंक आए तो सर जो मिलने वाली रकूम है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात, सवालिया निशान बहुत सारे हैं। देखें दरमियान इम्पॉर्टेंट ज़रा ये बात है कि इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत ही अहम बात है कि आप अपना जो मंसूबे बना रहे हैं बजट से पहले बी वेरी क्लियर कि आप क्या करना चाहते हैं और उनको आप 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए उनको प्लान करें ताकि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान वर्ल्ड बैंक को दे सकें, IMF को दे सकें और अपने अवाम को दे सकें जिन्होंने आपको हुकूमत में लेकर आए। ये इम्पोर्टेंट है। हमारा होता है कि बिल्कुल बलूचिस्तान की बहुत नुकसान हुआ, KP का बहुत हुआ, देन बट मर्जी होनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान की और तमाम जो स्टेक होल्डर थे उनसे आप उनकी फीडबैक लें, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएं ताकि लोगों को रिलीफ हो कि हमारे से इंसाफ हो और हमें दिया जा रहा है। होता ये कि अब आपने इन हाउस देखे, हम क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं? आप मुझे बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए हमने क्या किया है पूरे 1 साल में? अगर हम बात करें उड़ान पाकिस्तान की कर लें, जो मर्जी हम कह देते हैं, आप क्या हमने महंगाई कम कर ली है? क्या बिजली, गैस और ऑयल की प्राइसेस कम की हैं? क्या हमने आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया है? कमोडिटी आइटम ठीक किए हैं? ये इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई, क्या हो गया? आवाम को नहीं फर्क पड़ता इससे। सेकंड, डेवलपमेंट, आप इसके साथ फिर हमने FBN में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या किए जो सबसे अहम है। 3000 से 4000 अरब 1 साल में इनकम टैक्स, सेल टैक्स में सारा हमारा ज़ाया होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, हर बात में स्टे हो जाते हैं। 28-30 अरब रुपया तो स्टे के अंदर फंसा हुआ है हमारा। स्टेट कॉर्पोरेशन 2700 अरब रुपया, 2700 अरब रुपया स्टे में फंसा हुआ है। 2700 अरब। आप बताइए
आप ये देख लें कि ये चीजें इन हाउस में डूएबल हैं। Yes. ये डूएबल है, हम इसको क्यों नहीं करते? वर्ड व्हाई शुड वी बैक टू वर्ल्ड बैंक? इसलिए तो फिर हम उनकी मर्जी के फैसले करने पड़ते हैं। आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपकी जो सर्कुलेशन बहुत अच्छी है, आपकी बैटल हार्डेंड आर्मी है, आपको सिर्फ इकोनॉमिक तरक्की करके अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करने हैं, इसलिए हम फंसे हुए हैं। तो ये हुकूमत का काम करने के लिए अगर हम ये करेंगे, विल बी जस्टिफाइंग ईच एंड एवरी स्टेप वर्ल्ड बैंक और पैसा मिलेगा। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब ने तो पॉइंट्स यहाँ पे रेज कर दिए, लेकिन अर्शाद साहब मुझे ये बताएगा, चेयरमैन एफबीआर भी इस बात को एडमिट कर रहा है कि अलमिया है जिन्हें टैक्स अदा करना चाहिए वो टैक्स अदा नहीं करते। तो सवाल भी मेरा सिंपल ये उनसे एफबीआर वालों से भी है, आपसे तो मैं तज्ज़ीह लूंगी कि कब तक भारी टैक्सों का बोझ सर सिर्फ आप में, हम जैसे जो तनख्वाहदार लोग हैं वही उठाते रहेंगे, ये लोग ऐशी करते रहेंगे? देखिए, ये बड़ा जो अलमिया है, कह लीजिए कि इस मुल्क के अंदर के ये 1.2 ट्रिलियन रुपए, ये सिर्फ 1% जो टैक्स पेयर्स हैं वो खुर्द-बुर्द करते हैं मुख्तलिफ टैक्स की मद्दात में, यानी सेल्स टैक्स हो या दीगर टैक्सेस हो उसके अंदर, और तकरीबन कोई 1.5 खरब रुपए हैं जो कि सालाना जो है वो खुर्द-बुर्द होते हैं, जो 5% आपके टैक्स पेयर्स हैं, जो ऊपर के टॉप 5% वो करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो एफबीआर का ज्यादा जोर चलता है ज़रियाब, वो चलता है तनख्वाहदार तबके, क्योंकि वो रेगुलराइज्ड सेक्टर है, क्योंकि सरकारी तनख्वाहें जो हैं वो जब जाती हैं तो टैक्स कट के जाती हैं, जो सरकारी पेमेंट्स हैं वो टैक्स कट के आती हैं, जो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं और जो इदारे सही काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो टैक्स काट कर जो है ना सैलरीज देते हैं। अब ये चूंकि फॉर्मल और रेगुलर सेक्टर है और ये आसान तरीन तरीका है टैक्स कलेक्शन का, तो बोझ जो है वो टैक्स बढ़ाकर इस पर डाल दिया जाता है। अब जो लंगड़ियाल साहब हैं वो फरमाते तो हैं, कहते तो हैं कि जी उनकी ख्वाहिश कोशिश ये है कि एफबीआर को इस तरीके से डिजाइन कर लिया जाए कि ये जो हमारे टैक्स के मसाइल हैं इसको दूर किया जाए और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए, उन लोगों से पैसे इकट्ठे करके जो 1% या 5% जो टैक्स चोर है, एक्चुअली उन्हें टैक्स चोर कहा जाना चाहिए। ये जो 5% आपका टॉप टैक्स पेयर है, क्यों? इनकी वजह से आपकी की पूरी कौम जो है उसकी ना सिर्फ डेवलपमेंट रुकती है, बल्कि जहां पर ये जो चोरी का कल्चर है ये परवान चढ़ाते हैं, ये समझाते हैं कि जी टैक्स चोरी करके ही अमीर हुआ जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे जो चेन्स हैं मुख्तलिफ जो अशिया की, जो आप हैरान रह जाएंगे कि एक एक साल में इनकी कई ब्रांचेस मैंने खुलती देखी हैं, और लाहौर जैसे शहर के अंदर इनकी जो ब्रांचेस खुलती हैं, उन ब्रांचेस की एक ब्रांच की अगर आप मालियत लगाएं तो सिर्फ रेनोवेशन और उसके ऊपर जो लागत आती है, उसमें मैं ये अशिया की कीमत नहीं बता रहा, जो उन स्टोर्स की जो बनाने में जो लागत है वो 30 करोड़ रुपए है। तो ये सारा एक्चुअली सेल्स टैक्स का पैसा है जो चोरी होता है, लेकिन इस पे नहीं किया। अब मसला ये है कि चूंकि ये पैसे वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये जो अभी आपको बताया कि 2700 अरब के जो टैक्स के मामलात हैं वो ये सुप्रीम कोर्ट तक जो है ना वो उस पर स्टे लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि यार अगर इतना पैसा हमने दबा लिया है कौम का, तो इतने पैसे की जो रिटर्न होती है वही इतनी बड़ी है कि उससे बड़ी माजरत के साथ इरशाद साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा किया ना, मतलब ये नहीं कि स्टे देने वाले भी स्टे दे देते हैं और जो लेने वाले हैं वो भी माशाल्लाह एड हॉक जज लिए थे, उनको उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो ये टैक्स के मामलात जो डिले हो रहे थे, हुकूमत ने रिक्वेस्ट की हुई है कि इसको जल्द अज जल्द निपटाएं, क्योंकि 2 जज साहिबान के बारे में वो उनका ख्याल है कि वो उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। तो ये एक एड हॉक जज लेने का मकसद ये था जज साहब को कि वो जरा इन काम को स्पीडी करे, लेकिन फिर भी चूंकि ये सारे टेक्निकल मामलात है, रजीज साहब समझते हैं कि इन लोगों को पता है कि कहां से चोर रास्ते होते हैं और किस तरह इन्होंने टेक्निकली इन्वॉल्व करना होता है। ये तो जो अग्रेसिव किस्म की जो उनके ऊपर क्रैकडाउन है, उसके बगैर ये मुमकिन है। मुझे तो लगता है कभी कभी मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जैसे ठीक है पॉइंट आपका आ गया, मुझे क्विकली एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद जब आ रही हूँ तो ये जो अवामी रुदाद है ना, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और रज़ा साहब मैं आपसे आगाज करूंगी ना सिर्फ इस सवाल को लेकर, बल्कि जो अगला सेगमेंट है उसे भी। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। नासिर, अपने तज़कियाकारों से कोई भी सवाल करने से पहले सबसे पहले तो मैं इस मुल्क के इंतहाई मफलूकुल हाल तबके को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इंतहाई गरीब गुरबा ये लोग हैं, पता नहीं रमज़ान में कैसे गुजारा करेंगे। जनाब, ये और तो कोई नहीं है, हमारे सेनेटर्स भी हैं, नेपरा के अहदेदार भी हैं कि जिन्होंने अपनी तनख्वाहों में भारी भरकम इजाफा कर लिया है। बड़ी ही मुश्किल से ये अपना गुजारा कर रहे थे और अब जब इन्होंने मंजूरी दे ही दी है तो उसके बाद आप देख लीजिए कि जो मजमूई पैकेज है नैब के आला हुकाम का, वो 32,50,000 रुपये तक की मंजूरी दी है उन्होंने खुद को। और नेपरा के जो दीगर अहदेदार हैं उन्होंने तनख्वाहों में इजाफा करते हुए 29,50,000 रुपये की मंजूरी दे दी। यार यहाँ पे भी उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने क्या किया जी, यूटिलिटी अलाउंस में 32,000 रुपये का इजाफा किया है और दीगर जो मरात हैं वो 96,000 रुपये हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही गरीब लोग हैं, पता नहीं कैसे गुजारा करेंगे आने वाले दिनों में। ईद के कपड़े बनाते भी हैं, नहीं बनाते। लेकिन अनवर रज़ा साहब, ना सिर्फ आपने मुझे ये बताना है कि इन लोगों ने तो तनख्वाहें बढ़ा ली, आप और मैं, हम कैसे अपनी तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं? मुझे बताए, कोई तो राब्ता होगा आपका भी किसी न किसी आला हुकाम के साथ, जहां पर सहाफी भी जाकर अपने रोना रो सके। टीका एक्ट आ जाता है, लेकिन हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ती। और पिछले सवाल में जो $40 अरब की सरमायाकारी है सर, उसका तो देखा जाए तो सीधा ताल्लुक केपी और बलूचिस्तान से। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ही बीइंग प्राइम मिनिस्टर, वो कौम को सुहाने ख्वाब क्यों दिखा रहे हैं कि सबका फायदा होगा? अब ये जो नेपरा के चेयरमैन और मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, ये किस तरह हुआ है? अक्टूबर 2023 को नजरसानी शुदा एक कैबिनेट का डिसीजन था जिसकी आड़ में इन्होंने एडहॉक रिलीफ और रेगुलेटरी अलाउंस की मद में अपनी तनख्वाहों में खुद से इजाफा कर लिया है उस कैबिनेट के डिसीजन की बुनियाद पर। और अब चेयरमैन साहब की तनख्वाह, जैसे आपने बताया, और मेंबरान की तनख्वाह बढ़ गई है। आगे इनकी तनख्वाहें बहुत कम थी जिसकी वजह से इनको बढ़ गई। इस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनके देखना कि आपने उन्हें नजरसानी कैबिनेट के डिसीजन की वजह से तनख्वाहें बढ़ाने का मौका दिया। एडहॉक रिलीफ और रेगुलेटरी अलाउंस इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, शायद इस वजह से, इसलिए उन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी। इस पर हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि वो आवाम के साथ क्या कर रहे हैं और वही हम जो बात किया करते हैं कि अशराफिया के साथ क्या किया जा रहा है। और जहां तक आपने अपनी बात की और मेरी तनख्वाहों की बात की, तो ये मुमकिन नहीं है। ये तो वही बात है ना कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात हो रहे थे, दोनों के पास कोई इख्तियार नहीं था, इस तरह ना तो हमारी तनख्वाहें बढ़ाने का इख्तियार ही नहीं किसी का। शुक्र कीजिए कि आप तो टीवी पर बैठकर बात कर सकती हैं, वरना तो पेका के बाद तो आपकी जुबानबंदी का पूरा इंतजाम किया गया था। और जो बात में मुझे खबरदार रहने का भी इशारा दे रहे हैं, बोलना नहीं है, जरिया शिकवा नहीं करना जरूरी है। जरिया इसलिए हो सकता है मैं या फिर रजी साहब आपकी शिकायत करके तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करवा दे। अब ये आपने तय करना है हम दोनों में से शिकायत कौन करेगा। अच्छा, आपने जो बात की वर्ल्ड बैंक की, और देखिए माशी तरक्याती फ्रेमवर्क है, इसमें $20 अरब वर्ल्ड बैंक देंगे और दीगर जो $20 अरब है वो दीगर जो डोनर एजेंसीज है वो देंगी। और जिस तरह रजी साहब ने कहा कि बलोचिस्तान और KPK के जो तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पानी, साफ पीने का पानी, इन जगहों पर ये खर्च होगा। लेकिन बुनियादी सवाल ये है, क्या वर्ल्ड बैंक को डोनर्स जब पैसे देने से पहले ये पूछेंगे नहीं कि KPK और बलूचिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो क्या है, वहां पर सियासी इस्तेहकाम मौजूद है? अगर है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है, तो फिर तो वो स्पेंड भी करेंगे। देखिए, अभी पैसे आने से पहले अभी मीटिंग हुई है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उसको अपना क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। क्या ये डिसक्रेडिट ना करते नेपरा की जिन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, इंडिपेंडेंट जो बॉडी है, उसको भी तो रोक सकते थे प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ मुझे तो वैसे लगता है कि वो जो कोई भी स्टेटमेंट दे दे, उनकी स्टेटमेंट होम्योपैथिक से होगी। अनवर रज़ा साहब, जैसे हमारी नहीं सुनवाई होती, मुझे लगता है उनकी स्टेटमेंट पर भी ना किसी ने कुछ नहीं करना, बस ठीक है, कह गए तो कह गए। मुख्तसर सा वक्त है, बाकी तीनों में मैं देना चाहती हूँ एक एक करके 1.5 मिनट या 1 मिनट। नशाद साहब, टू बी वेरी क्विक, मुझे ये बताइएगा कि गर्दिशी कर्जे ना सिर्फ बरकरार हैं बल्कि सालाना इसमें तवातुर के साथ इजाफा होता है, उसके बावजूद नेपरा वाले तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं। भाई, जब असेंबली मेंबरान अपनी तनख्वाहें जो हैं वो 3-3 गुना बढ़ा लेंगे तो फिर वो मौका देंगे उन तमाम इदारों को जो अपने आप को रेगुलेटरी अथॉरिटीज कहते हैं, और उन्होंने जो जज साहिबान है उनके बराबर, बल्कि शायद उनसे ज्यादा तनख्वाह कर ली है। अब 18 के करीब रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। अभी आप तवक्को रखें कि बाकी जो है वो क्या सलूक करेंगे, और जब ये 18 कर लेंगे तो फिर ये कैसे हो सकता है कि तमाम जो सरकारी मुलाजिम बाकी हैं वो इस पे शोर गोगा नहीं करेंगे। तो ये अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी इनको रोका ना नेपरा को, तो अल्टीमेटली ये जो है ना, ये एक ऐसी लहर चलेगी जिसके अंदर तमाम सरकारी मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज होंगे। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि ये जो आपने IMF की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की थी, दूसरी चीजों की बात की थी, ये वो एरियाज हैं जिसमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर काम किए बगैर ये जो अपने ऊपर जो हमने इजाफी बोझ लादा हुआ है, इसको शेड किए बगैर हम जो है ना वो आगे रिलेटेड आपका आंसर आ गया। 2 मिनट है, आगे देने दीजिए। हारिस नवाज साहब, जब कौमी असेंबली सेनेट से और पंजाब असेंबली से ये सब कुछ बिलों की मंजूरी हो जाती है, तो क्या PM साहब इख्तियार रखते हैं कि वो नेपरा वालों को मना कर दें कि जी आप ना बढ़ाएं?
नहीं देखें, बात यही है ना कि प्राइम मिनिस्टर को होते हुए हाउ आपकी पंजाब असम्बली है, फिर आपकी नेशनल असम्बली है, फिर सेनेट है, आप नेपरा ने कर लिया, आप ये बताएं कि क्या हमने कोई ऑस्ट्रेट ड्राइव करके पैसे की बचत की है? क्या हमने FBR से, उसके बाद आपने IPP का जो 20,000 अरब वहाँ देते हैं, वो हमने कोई बचत कर लिया ताकि फिर ओवरऑल दें सबसे पहले गरीब लोगों को, जिनकी वजह से आप सबने में बैठते हैं आके, उनको लुक आफ्टर करें और फिर एक प्लान बनाएं। और क्या हमने सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इतनी अच्छी कर ली है कि ये पैसा आएगा वहाँ पे सेफ होके और वो हर जगह KP के भरोसे में लग जाएगा? तो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के लिए हुकूमत ने क्या काम किया? दिस इज इम्पोर्टेंट। जो अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं चीफ हामिद साहब, जब तक पूरी कौम खड़ी नहीं होगी, आप ये इलीगल स्पेक्ट्रम खत्म नहीं करेंगे, अशरफिया का कंट्रोल नहीं करेंगे, ये आपके मसाइल नहीं होंगे। तो ठीक है, मतलब इनके लिए भी मतलब बेचारी अब कौम को ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जो हुकूमत है वो तो कुछ कर नहीं रही। लेकिन रज़ी साहब, मैंने आपसे ये नेपरा शेपरा नहीं पूछना, मुझे सीधा सीधा आप ये बताएं, ये तारा साहब से अच्छे मरासिम में आपकी अच्छी मुलाकात हो जाती है, मिलना जुलना अक्सर रहता है, सर आप हमारी बात कब कर रहे हैं हम सहाफियों की? कुछ तो बढ़ा दें हमारा, कुछ अगली तो दफा मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन मैं नाम लेकर बात करना है। नेपरा और ओगरा के जब लोग अपॉइंट हो रहे थे, उनकी सैलरियां मुकर्रर हो रही थी, तो हमने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो बताया गया हमें कि ये अमेरिका से नौकरी छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा। ये बर्तानिया से हम ला रहे हैं इनको, ये जनरल इलेक्ट्रिक में काम करते थे, तो इनको कंपनसेट हमें करना है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई उनका रिजल्ट क्या है वो? अच्छा, वो लोग आए और वो लोग 6-6 माह साल के बाद चले भी गए, सैलरियां वो वही उसी लेवल के ऊपर फिक्स कर गए। अब वो लोग जो अमेरिका से नहीं भी आए हुए, उनको भी वही सैलरियां और वही पैकेजेस और वही पर्क्स एंड अलाउंसेस मिल रहे हैं। इसका नोटिस लेना चाहिए पार्लियामेंट को। कोई ना कोई कानून साजी हो रही होती है, इसमें भी एक कानून साजी हो जानी चाहिए। ये लोग कतअन इतनी सैलरीज के लिए क्वालिफाई नहीं करते। खास तौर पे नेपरा और ओगरा की गलत कार्यों को बाईपास करने के लिए हमें SIFC बनाना पड़ा है। चले जी, हमने पार्लियामेंट को भी एक मैसेज कन्वे कर दिया और एक मैसेज हमारा उधार रहा रिजवान रज़ी साहब आप पे, वो मैसेज आपने हम सबका कन्वे करना आगे। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।